नमस्कार। 13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला जिला। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल वह चिलचिलाती धूप में सुबह से ही लाइन में खड़े थे। उन्हें कोई सोना चांदी नहीं चाहिए था। उन्हें एक बस रसोई घर के लिए गैस का सिलेंडर चाहिए था ताकि उनकी घर की चूल्हा जल सके। लेकिन इतनी लंबी लाइन थी कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था अंत होने की। घंटों बीत गए और दोपहर की धूप तेज हुई और भूषण कुमार को अचानक कार्डियक अटैक आया और वहीं गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। बस एक एलपीजी सिलेंडर के लिए एक इंसान की जान चली गई। क्या हमने 2026 के भारत में हमने यही सोच रखा था कि हम एक एलपीजी सिलेंडर के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा। एक एलपीजी सिलेंडर के लिए एक आदमी की जान चली गई। 2026 के भारत में क्या हमने यही सोच रखा था कि एक एलपीजी सिलेंडर के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। इसी दिन दोस्तों एक अजीब खेल शुरू हुआ। इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पर सारे लोग एक ही बात कहने लगे कि हमारा सिलेंडर 11:40 पर बुक हुआ और 1:30 पर डिलीवर हुआ। कोई शॉर्टेज नहीं है, सारे व्यूअर सेम टाइम सेम डिलीवरी की कहानी, एक सेम कॉपी पेस्ट टेक्स्ट। ये क्या है? क्या ये आम जनता है या फिर एक सोची समझी पीआर स्ट्रेटजी है जमीन पर मची हुई हाहाकार को दबाया जा सके? आज की हम इस वीडियो में जानेंगे एलपीजी क्राइसिस के पीछे के कड़वी सच्चाई। भारत में कितनी गैस बची है और कितनी जहाजों से आ रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार हमसे क्या छुपा रही है। अब समझते हैं कि ये आखिर शुरू कैसे हुआ। हर एक साल 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। हम 60% हिस्सा बाहर से मंगाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि इस 60% में से 90% हिस्सा हम एक छोटे से समुद्री रास्ते से ही लाते हैं। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। अमेरिका और इजराइल का तनाव जैसे ही ईरान के साथ बना और युद्ध की स्थिति आई तो ईरान ने धमकी दी कि हम इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे और पाइपलाइन चैन टूट गई। सवाल यह उठता है कि क्या हमारे सरकार को इस खतरा का तनिक भी अंदाजा नहीं था? जो जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करता है उसे जनवरी से ही पता था कि मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है। तब यह सवाल उठता है कि हम अपना बैकअप प्लान क्यों नहीं तैयार किया? क्या हमारी पूरी ऊर्जा और सुरक्षा एक 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर ही टिकी रहनी चाहिए? नोटबंदी और कोरोना के बाद ये तीसरी बार हमारी जनता एक लंबी लाइन में खड़ी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, नोएडा और दिल्ली, पुणे जैसे शहरों में कुछ ऐसे ही नजारे बने हुए हैं। आपने तो वो लखनऊ वाली वीडियो देखी ही होगी कि एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आकर एक भरी हुई सिलेंडर से ट्रक के सामने आकर लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो स्थिति इतना ही गंभीर हो गई है कि वहां का बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया है। जब एक काम नहीं करता तो लोग इधर उधर भागते हैं और एलपीजी के लाइनों में जाकर धक्के मुक्की में अपनी समय बर्बाद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी की एलपीजी के लाइन में ही खड़े खड़े मृत्यु हो गई। क्या इन मौतों का हिसाब कोई देगा? शहरों की तो यह हालत है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 30% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। स्विगी और जोमेटो के ऑर्डर तो 60% तक गिर चुके हैं। दिल्ली में जो सिलेंडर 900 का मिल रहा था आज की ब्लैक मार्केटिंग में वह 3000 तक का मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम तो 6000 तक पहुंच गया है, यानी कि 6 गुना ज्यादा। अब सरकार का पक्ष देखिए। 12 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि हमारी पाइपलाइन पूरी तरह सुरक्षित है, कोई शॉर्टेज नहीं है। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर साहब कोई शॉर्टेज नहीं है तो सिलेंडर पर 60 रुपया और 125 रुपया क्यों बढ़ाया गया? जब सब ठीक है तो रिफाइनरिंग को क्यों मैक्सिमम प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया गया? सरकार ने 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया और कमर्शियल पर 20% की कैप लगा दी। अब होटल्स को उनकी जरूरत का अब 20% ही मिलेगा। इतना ही नहीं, सिलेंडर का बुकिंग गैप बढ़ाकर शहरों में 25 दिन और गाँव में 45 दिन का कर दिया गया है।
सबसे डरावना सच अब सुनिए, भारत के पास एलपीजी स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो कोई है ही नहीं। हमारे पास तो तेल के लिए गुफाएं हैं, लेकिन एलपीजी के लिए कोई स्टोर नहीं। बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में जो स्टोर है भी, उसका क्षमता भी 1.4 लाख टन है। दोस्तों, यह पूरी 2 दिन की खपत की बराबर है। 140 करोड़ का देश और बस 48 घंटा का बैकअप। हमारी दूरदर्शी सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए था कि कभी युद्ध हुआ भविष्य में तो क्या होगा। रियल टाइम इंपोर्ट पर जी रहे हैं। अगर जहाज आएगा तो खाना पकेगा, और जहाज नहीं आएगा तो चूल्हा बुझ जाएगा। हमारी इस पूरी क्राइसिस की सबसे बड़ी चोट लगी है हमारी गांव की महिलाएं पर। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त कराने का वादा किया गया था। न ही सिलेंडर मिल रहा है या न ही उनके पास उतने पैसे हैं कि वह ब्लैक में खरीद सके। जो धुएं उनकी आंखों और फेफड़ों खराब कर रहा था, लेकिन फिर से वही मजबूरी बन गई है। सालों की मेहनत और तरक्की बस एक झटके में ही पीछे चली गई। अब यह सवाल है कि यह संकट कब खत्म होगा। हम आपको यह 3 रास्ते बता रहे हैं। या तो सीज फायर, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुक जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने सख्त कदम उठा रखी है, इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। दूसरा, अल्टीमेटेड सप्लाई, भारत ने कनाडा और रूस से इमरजेंसी सप्लाई मंगवाने की कोशिश की है और 2 जहाज आए भी हैं, तो बस उसमें 1 दिन की ही सप्लाई है। हर एक साल 3 करोड़ टन चाहिए। हमें मुट्ठी भर जहाजों से काम नहीं चलेगा। तीसरा, नेगोशिएशन, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से बात की है कि हमारे जहाजों को ईरान रास्ता दे दे। रियलिटी बात तो यह है कि अभी यह संकट 4 से 5 हफ्ते तक खींच सकती है। अंत में आप क्या करेंगे? आपके घर में बिजली आती है तो सबसे अच्छा इंडक्शन कुकर मंगवा लीजिए। आपके पास गैस है तो आप एक्स्ट्रा गैस बुक ना करें, क्योंकि आपकी एक गैस लेने से एक गरीब की चूल्हा बुझ सकती है। अब ये वक्त सवाल पूछने का है कि क्या हम आत्मनिर्भर हैं, या आज भी हमारी रसोई की चाबी पूरे देशों के हाथों में है। वीडियो आपको जरूरी लगा तो वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि सच कभी दबे नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।